लिखिए। कल जितना दिए थे उतना हो गया या उसमें कोई व्यवधान है? अरे वाह शशि कला, क्या बात है। कब होगा बेटा? कल संडे, कल आज रात में सब हो जाएगा। चलिए, आप तो ऐसा बता रहे थे कल रात आई ना हो। हाँ ठीक है, लिखिए भाई। आपका सतमीत मतलब आ रहा है कि बस छोड़ दिया ऐसे ही कि नहीं आ रहा है? पी क्या यूज़ करते थे? किस क्वेश्चन में? अरे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पी यूज़ करिए, तभी तो हम बुक से नहीं पढ़वा रहे हैं। आधा साधा ऐसे ही रहता है। आप टी आई, पी आई, बी आई यही यूज़ करिए। पी आई का मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, तो उसने उसकी जगह एन आई नॉर्मल यूज़ कर दिया होगा। ठीक है, जैसे होता क्या है, हम इसका कंसेप्ट आपको बेसिक स्तर पे बता दें। 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस हो गई, मतलब वो टेंजेंट। हमेशा कहीं पे भी कर्व में शुरुआत टेंजेंट से होती है। किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर अगर दिशा बतानी हो तो कौन काम आता है? टेंजेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्री में टेंजेंट का होता है। किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर दिशा बताना हो, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर गति की दिशा बताना हो, चाहे गति की दिशा बताना हो चाहे केवल दिशा बताना हो, मतलब इन मोशन और विदाउट मोशन दोनों ही स्थितियों में टेंजेंट का रोल होता है। अगर आप गति कर रहे हैं तो गति की दिशा भी टेंजेंट की दिशा बताती है। अगर आप गति नहीं कर रहे हैं तो उस दिशा में कर्व कहाँ से बना है, कैसे जा रहा है, उसकी भी दिशा भी टेंजेंट बताता है। ठीक, जब टेंजेंट आया तो ये हुआ कि भाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक मुख्य नॉर्मल लाइन ली जाए, मुख्य लंब लिया जाए, उसको हम लोग प्रिंसिपल नॉर्मल कहने लगे। नौटंकी तब मची जब आप 3 डायमेंशन में गए। तीसरी एक्सिस हमेशा बची हुई 2 के क्या होने लग गई? परपेंडिकुलर। तो ये हुआ कि भैया ये तो दोनों के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसको बाई नॉर्मल कहा गया। बाई नॉर्मल मतलब दोनों के नॉर्मल। तो हमेशा एन आई का मतलब पी आई होता है। एन आई मतलब पी आई। एन आई इज ऑल्सो नॉर्मल एंड पी आई इज ऑल्सो प्रिंसिपल नॉर्मल, मतलब मुख्य नॉर्मल। और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया वो बाई नॉर्मल। तो कोई दिक्कत नहीं, आप पी आई लेके कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ें आगे। लिखिए, आज हम आप लोगों से कहते हैं इवोल्यूट और इनवोल्यूट का इक्वेशन बताएंगे और टॉर्शन और कर्वेचर बताएंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, आज जितना चल रहा है चलने दीजिए, जितना हो पाता है कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर मंडे को बढ़ा करके बाइंड अप कर देंगे ये। ठीक है, मंडे को ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, क्योंकि आज सर भी बहुत लंबा खींच लिया। संडे नहीं, थर्सडे। थर्सडे, ठीक है। चलिए लिखिए, इक्वेशन ऑफ, थर्सडे को क्लास भी रहेगी। कल संडे है ना, कल मत रखिए, है ना, कल मत रखिए, फिर रखिएगा। कल जरा पढ़ लीजिए थोड़ा, आप लोग एक दिन ले लीजिए पढ़ने के लिए। कर्व इन स्पेस खत्म हो गया, ये मान के चलिए खत्म है, अब पढ़िए उसको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इनवोल्यूट, इक्वेशन ऑफ इनवोल्यूट। देखिए, इनवोल्यूट C1 वाला है, अर्थात अगर ये कोई कर्व C हो, ये कोई कर्व C1 हो, C और C1 इस पर खींचा गया टेंजेंट TI, इस पर खींचे गए टेंजेंट TI1 के परपेंडिकुलर हो, ये कोई पॉइंट PXI है, ये कोई पॉइंट P1XI1 है, तो इस कंडीशन में इसको इवोल्यूट और इस कर्व को इनवोल्यूट कहते हैं। ठीक है, हमको इनवोल्यूट का इक्वेशन निकालना है, मतलब हमको C1 का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, लिखिए, सिंस वी नो दैट बड़ा बहस करता है यार ये उनसे, गुप्ता जी से जीने नहीं देता है एकदम। अब से स्कूल मेरे साथ जाएगा,
बड़ी दिक्कत हो गई है। एक्चुअली पेरेंट्स के अलावा केवल गार्जियन अलाउ है, अब इन लॉज नहीं अलाउ है स्कूल छोड़ना, तो अब यहाँ से हमको ही छुड़वाना पड़ेगा। कल गुप्ता जी को भेजे हैं, जान पहचान करवाए हैं स्कूल में कि कल से ये छोड़ने आएंगे, अब उसमें भी बहस कर रहा है। देखिए ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो P1 TI1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, P1 ऐसे लिखवाए होंगे यूनिवर्सिटी में, कहाँ है यूनिवर्सिटी वाले? P1 इज परपेंडिकुलर टू TI1, यही लिखवाते हैं, है ना। तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा, पहले बता दे रहे हैं। ये टेंसर नहीं था, कहीं इंडेक्स नहीं है ना, तो इसलिए इसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया। इसके ऊपर कभी गलती से भी वेक्टर मत लगाइएगा। वेक्टर 2D मोर देन 2D इज़ अ टेंसर, उस पर नहीं लगता है कभी भी। अगर कोई लगवा रहा है तो बस ठीक है, लगवा रहा है, क्यों लगवा रहा है वो वही जाने। ठीक है, आगे देखिए। दिस इम्प्लाइज दैट P1 का मतलब आपको पता है OP1 माइनस OP। अगर AB कहीं लिखा होता तो लिखते OB माइनस OA, पोजीशन वेक्टर। AB कहीं लिखा होता है तो क्या लिखते थे, OB माइनस OA लिखते थे ना। तो यहाँ पे भी लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। O इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि O हमारे पास है नहीं, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P परपेंडिकुलर टू TI1। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट P1 का पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट xi1, क्यों भाई xi1 कोऑर्डिनेट है तो ओरिजिन से ही तो कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन से ही तो दूरी है। और P का कोऑर्डिनेट xi इस परपेंडिकुलर टू TI1। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अब देखिए दोनों पे इंडेक्स आ गया है, तो दोनों टेंसर हैं, और दो टेंसर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगेन द इक्वेशन ऑफ लाइन P1 इज, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना आप जानते हैं, एक ऐसी लाइन जो किसी दिए गए पॉइंट xi1 से होकर के पास कर रही है। क्या जानते हैं बताइए, पहले लाइन का इक्वेशन बोलिए। xi इज इक्वल टू xi0 प्लस t। ठीक, ये क्या होता है, वेरिएबल। ये क्या होता है, पहले इन दोनों को समझिए। किसका इक्वेशन निकालना है, C की C1। अब जा रहे हैं, टोपी पे पहना के लेके जाइएगा इसको, है ना। किसका इक्वेशन निकालना है, C की C1 का। किसका निकालना है, C1 का। जब C1 का निकालना है तो C1 पर स्थित पॉइंट वेरिएबल पॉइंट हो जाता है और अदर पॉइंट फिक्स पॉइंट। अभी तक आप कभी C1 पे काम नहीं किया, अभी तक किस पे काम करते थे, C पे, तो इसको वेरिएबल मानते थे और इसको फिक्स मानते थे। अब हम किस पे काम कर रहे हैं, C1 पे, तो C1 का पॉइंट कैसा पॉइंट होगा, वेरिएबल पॉइंट, और ये कैसा पॉइंट होगा, तो वेरिएबल पॉइंट इज xi1 एंड फिक्स पॉइंट इज xi। क्लियर, लिख रहे हैं। गिवन बाय xi is equal to xi is the fixed point plus lambda is a parameter और एक टेंजेंट लिखते थे, उसका टेंजेंट क्या होगा, TI1। आपको पता है AI डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन किसका होता है, ये हमेशा लाइन का। वो लाइन कौन सी लाइन होती है, टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यहाँ हमको पता है क्या है, TI1। ठीक है,
अब देखिए, सिंस इट passes थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से होके पास करिए जरा देखिए, xi1, देन तो xi1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, xi1 इज इक्वल टू xi प्लस लैम्डा ti1, ये चीज़ हम यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहे थे, ठीक है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट xi1 माइनस xi लैम्डा ti1, जरा सा गलती हो गई, लिखिए इतना फिर बता रहे हैं, डायग्राम बनाइए। हम लोग किसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, PP1 का टेंजेंट कौन है, PP1 का टेंजेंट कौन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Ti, ठीक है, उतारिए। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। हाँ, फिगर भी ड्रॉ होगा। बस अगर इस इक्वेशन में हम पैरामीटर का मान रख दें, लैम्डा का मान, तो अपने आप किसका इक्वेशन मिल जाएगा, PI का इक्वेशन मिल जाएगा, PP1 का, है ना। कल हमने एक हॉलीवुड की मूवी देखी, हमको सर ने सजेस्ट की थी, ज़रा देखिएगा। उसमें क्या दिखाया था कि एक साधारण मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो अमूमन 15 से 20% केवल काम करता है। मतलब उसका मस्तिष्क जिन सेल्स से मिलकर के बना होता है उसमें से केवल 15 से 20% सेल्स वर्किंग होती है। हाँ, क्या होगा जब वो 40% काम करेगी, वो 50% काम करने लग जाएंगी, वो 60% करेंगी, वो 80% करेंगे और वो 100% करेंगी। इतनी अच्छी हमको वो लगी। हालांकि स्टार्टिंग में तो बहुत ही हम क्या फालतू का बोल दिए देखने के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया दिखाया। वही बात है ना, अपने लोगों के हिंदुस्तान में जो मूवीज़ बनती हैं ना वो टोटली नौटंकी होती हैं, हीरो हीरोइन मरे जा रहे हैं कहानी। लेकिन जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती है जिसको थोड़ा चस्का लग जाता है वो वाकई में एक मतलब एक मॉरल होता है, एक पिक्चराइजेशन होता है। इतना खूबसूरत उसमें पिक्चराइजेशन किया कि 100% पे तो वो ईश्वर बन गई। लूसी बहुत अच्छी थी। हम तो थोड़ा कम देखते हैं, जो टू बी वेरी फ्रैंक हॉलीवुड बॉलीवुड हमको थोड़ा कम शौक है, ना समय है ना शौक है। सर को बहुत ज़्यादा शौक है आपके, वो उनको पता है वो देखेगी नहीं तो वो अपना दुकान पे ही हॉटस्पॉट स्टार वॉस्टार पर देख के ख़त्म करते हैं। तो हमको बस बोले थे देखने के लिए, हम कल देखे, हमके वास्तव में अच्छी मूवी है, इसीलिए मेरी उनकी पटती नहीं है इस चीज़ में। हमको हॉलीवुड का मतलब हम जा ही नहीं सकते। हमको टीवी का ही उतना क्रेज़ नहीं है। हो गया भाई।
अब एक काम करिए, हमको किसी तरह से लैम्डा का मान निकालना है। लैम्डा का मान इसमें ला करके अगर आप रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, P1 का मोटा मोटी समझिए इक्वेशन मिल जाएगा। P1 का इक्वेशन मिल गया मतलब आपको उस कर्व के बारे में अपने आप जानकारी मिल जाएगी। P1 क्या है आपका, नॉर्मल है। किसी चीज़ का नॉर्मल पता चल जाएगा तो भाई टेंजेंट तो आप जानते ही हो, Ti1। अगर कर्व का इक्वेशन पता हो तो Ti1 नहीं निकाल लोगे, S1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। नॉर्मल पता चल गया तो कर्व की संरचना पता चल जाएगी। जिस चीज़ का नॉर्मल और टेंजेंट पता है उसका तो सब कुछ पता है ना। चलिए लिखिए अब इसके नीचे से, लैम्डा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे S के रिस्पेक्ट में। जैसे ही S के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ये T1i बन जाएगा, ये Ti बन जाएगा। सेरेट फेरेट फॉर्मूला से Ti1 T' इसकी वैल्यू कप्पा Pi। ठीक, लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू with respect to S, comma we have, कराइए बताइए, dxi1 अपॉन ds सही है। ये क्या होगा, यहाँ ds1 अपॉन माइनस dxi अपॉन, ठीक, इज इक्वल टू लैम्डा डैश, पैरामीटर है, पैरामीटर वैल्यू बदलता है इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, उसके बाद Ti प्लस लैम्डा T'। ठीक, अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू Ti1 ds1 अपॉन माइनस Ti इज इक्वल टू लैम्डा डैश Ti प्लस लैम्डा कप्पा Pi। ठीक, फिर देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट दे दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट Ti1 ds1 अपॉन ds माइनस Ti इज इक्वल टू लैम्डा डैश Ti प्लस लैम्डा कप्पा Pi। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या काम करिए, Ti से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। इतना उतारिए, कोशिश बस यही है कि किसी भी तरीके से हमको लैम्डा का मान मिल जाए। फॉर्म भरा गया आप लोगों का एग्जामिनेशन का? नहीं, कौन वाला छूट रहा है? ऑपरेशनल रिसर्च नहीं, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्या नाम लिख कर आ रहा है? हाँ तो ये जानती है, हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है इस बार ये ड्रामा। पिछले साल वाला फॉर्मेट उठा के दे दिए होंगे, पिछले साल LPP सेकेंड ईयर में भी था, थर्ड ईयर में भी था। हम पढ़ाई को सब कबाड़ कर दिया और कुछ नहीं किए, झेला रहे हैं सब। हो गया भाई? बढ़े आगे।
taking dot product by TI, taking dot product by TI on both sides of equation 3, on both sides of equation 3, comma, we get, देखिए TI डॉट TI1 DS1 अपॉन DS माइनस TI डॉट TI लैम्डा डैश TI डॉट TI प्लस लैम्डा कप्पा TI डॉट PI. दिस इम्प्लाइज TI1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 -1 लैम्डा डैश प्लस T और P परपेंडिकुलर होते हैं वैल्यू, सिंस TI is perpendicular to TI1, this implies TI dot TI1 is equal to 0 and PI dot TI की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है d लैम्डा अपॉन DS इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू -1. ठीक, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स comma, we get integral d lambda is equal to minus integral ds. This implies that lambda is equal to minus s, साथ में एक constant c, where c is constant. This implies that lambda is equal to c minus s. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू यूज कर दीजिए 2 में, यूजिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2, कॉमा, वी गेट. चलिए, तो क्या मिलेगा, xi1 माइनस xi c माइनस s ti. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट xi1 इज इक्वल टू xi प्लस c माइनस s ti. यही इक्वेशन है रिक्वायर्ड. ठीक है, उतार डालिए. अब इस पे एक क्वेश्चन कराएंगे.
हो गया भाई? हो गया भाई? थर्सडे के टेस्ट की तैयारी ढंग से करिएगा, ठीक है? बेसिस एंड एग्जाम सब स्पेस और 2 चैप्टर आपका डीजी का ना, 2 घंटे का पेपर रहेगा और 2, 2, 4, 2, 6, 8 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से, ठीक? हो गया? नेक्स्ट लिखिए, नीचे से लिखिए, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इनवोल्यूट C1, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इनवोल्यूट C1, which is the required equation of involute C1 of curve C, of curve C, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, फाइंड द इनवोल्यूट ऑफ क्यूबिक कर्व, फाइंड द इनवोल्यूट ऑफ क्यूबिक कर्व, of cubic curve given by x1 is equal to t, x2 is equal to t square, x3 is equal to t cube। कॉलेज जा रहे हैं आप लोग? अपने साथ वालों को अपने यहाँ के बारे में बताइएगा प्लीज़, एटलीस्ट, ठीक है? बताइएगा जिससे अगले साल हम लोग है कि मतलब बच्चे जाने समझे, एक बार कम से कम चढ़े इंक्वायरी के लिए, ठीक है? सतमीत आप भी बताइएगा अपने यहाँ के बारे में, बच्चों को बताइए, आपके मोबाइल में ऐप होगा, दिखाइए, मतलब समझाइए कि हाँ ये चीज़ यहाँ चल रही है सुविधा, ठीक है? बताइएगा ज़रूर से, मतलब ये नहीं कि अरे छुपा ले जाओ क्या रखा है, ये काम मत करिएगा, ठीक है? देखिए एक कर्व आपको दिया गया है, आपसे कह रहा है उसके लिए ये इक्वेशन निकालो, ठीक? क्या क्या चीज़ चाहिए देखिए, x11, x21, x31 इज इक्वल टू x1, x2, x3 का मान दिया गया है, ठीक? मोटा मोटी हमको क्या चाहिए, s, t1, t2, t3, क्या क्या चाहिए, s और t1, t2, t3। s की वैल्यू आप निकालना जानते ही हैं, कैसे? s इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट में x.1 का स्क्वायर प्लस x.2 का स्क्वायर प्लस x.3 का स्क्वायर dt, ठीक है? या s डॉट निकाल लीजिए, फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तब भी यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक? उससे s निकल जाएगा, फिर क्या निकालना है, ti इज इक्वल टू x डैश i, ठीक है? शुरू करें तब, लिखिए, डालिए सोल्यूशन। अब हम लाइन से सब कराते चल रहे हैं, लिखिए, लेट द given equation of curve is let the given equation of curve is, लिख लीजिए ये, इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? फिर लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ये, t के, विथ रिस्पेक्ट टू t कॉमा वी गेट x.1 निकालिए 1
एक्स डॉट 2 निकालिए 2t, एक्स डॉट 3 निकालिए 3t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एस डॉट निकलवाइए, नीचे से लिखिए नाउ द आर्क लेंथ एस इज गिवन बाय, नाउ द आर्क लेंथ एस is given by, now the arc length S is given by S dot is equal to अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर। दिस implies S dot is equal to 1 प्लस 4t स्क्वायर 9t पे पावर 4। अब ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इससे सोचें अगर हम s निकाल लें, नहीं निकाल पाएंगे। s निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट होल स्क्वायर बनेगा ही नहीं, करके देख लीजिए। क्या करें, नहीं निकल पाएगा, नहीं होगा इंटीग्रेट, बनाइए। बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन में s की जगह ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, s की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, s की जगह क्या छोड़ देंगे, s। ठीक, आगे बढ़े, फिर देखिए हेंस, जरा ध्यान दीजिएगा, द इक्वेशन ऑफ, आपके बुक में भी ऐसे ही दिया है, चिंता मत करिए, रीजन क्या है वो हम आपको बता दिए हैं। इनवोल्यूट इज, क्या इक्वेशन होता है, xi1 इज इक्वल टू xi प्लस सी माइनस एस टी आई। जरा ध्यान दीजिएगा, यही एडजस्टमेंट कर रहे हैं। xi1 इज इक्वल टू xi प्लस सी माइनस एस टी आई का मतलब dxi बाई ds। प्रॉब्लम तो ये है कि xi कभी भी s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। दिस इम्प्लाइज दैट xi1 इज इक्वल टू xi प्लस सी माइनस एस x डॉट i अपॉन s डॉट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, अब जरा देखिएगा, x11 इज इक्वल टू x1 प्लस सी माइनस एस x डॉट 1 अपॉन s डॉट। x1 की वैल्यू t, c माइनस s, ठीक, x डॉट 1 की वैल्यू 1। सतमी जरा बाहर देख कर आइएगा, कोई आया है क्या, बड़ा गाना बजने लग गया अचानक से। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, x21 इज इक्वल टू x2 प्लस सी माइनस एस, ठीक है, x डॉट 2 अपॉन s डॉट। ठीक है, वैल्यू पुट कराइए। चलिए बोलिए, दिस इम्प्लाइज दैट x2 की वैल्यू t स्क्वायर प्लस c माइनस x डॉट 2 की वैल्यू 2t अपॉन s डॉट की जगह
1 प्लस 4t² प्लस 9t पे पावर, ठीक, एंड x3 प्लस c माइनस s x.3 अपॉन s डॉट। दिस इम्प्लाइज दैट x31 इज इक्वल टू t³ प्लस c माइनस s 3t² अपॉन √1 प्लस 4t² प्लस 9t पे पावर 4। ठीक है, उतार डालिए। बस अब कर्वेचर टॉर्शन 2 टॉपिक पढ़ते हुए खत्म। हेडलाइन डालिए, हैंडराइटिंग नहीं बनाइए, फटाफट लिख डालिए। हो गया भाई, सबका सबमिट आपका।
28 लेक्चर कहते ना, कल 25 अपलोड हुआ, ये 26, 1 घंटा और 27 लगभग बैठ गया भाई। हो गया, सबका हो गया।